गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको यूनिट 4 डी एंड एफ ब्लॉक के कुछ पॉइंट्स हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो क्यों शो करते हैं, ये आप क्लियर करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? ट्रांजिशन वर्ड किससे बना? ट्रांस मीन्स तो होता है मिक्स, बीच का। तो those element which are similar with the S block as well as similar with the P block। जैसे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी है, पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के एलिमेंट को बीच में रखा गया। फर्स्ट 2 ग्रुप फॉर एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के लिए 2 ग्रुप होते हैं, एंड ग्रुप नंबर 3 to 12, 3 से लेके 12 तक का जो नंबर है, दिस इज फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, एंड 13 to 18 दे बिलोंग्स टू द पी ब्लॉक एलिमेंट, वो पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के सारे मेटल होते हैं। पी ब्लॉक के अंदर मेटल भी है, मेटलॉइड भी है और नॉन मेटल भी है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को मिड में क्यों रखा गया? मेन पॉइंट आता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट दे आर सिमिलर विद एस ब्लॉक एज वेल एज दे आर सिमिलर विद द पी ब्लॉक। ये एस से भी सिमिलरिटी शो करते हैं और पी से भी सिमिलरिटी शो करते हैं, और इसीलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉमन कॉन्फ़िगरेशन हमें हमेशा लिखना चाहिए। इट इज n-1 d1 to 10 ns2 n-1, बिकॉज आपने 11th क्लास में आप बहु प्रिंसिपल पढ़ा था, और आप बहु प्रिंसिपल में आपने देखा था कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में एंट्री करता है और उसके बाद 3d में, और ये चीज कंफर्म हुई थी n+l रूल से, जो मैं आपको 11 की वीडियोस में आप चेक करिएगा, आपको मिलेगा कि n+l रूल ने ये कंफर्म कर दिया था कि वाई द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर इन द 4s ऑर्बिटल एंड देन एंटर इन द 3d ऑर्बिटल। इसके मतलब क्या पॉइंट प्रूफ हुआ कि d ऑर्बिटल 1 क्लास बैक चलेगी। तो जो d ऑर्बिटल की पहली सीरीज है, दिस इज कॉल्ड द 3d सीरीज, उसको हम 3d सीरीज कहते हैं। तो इसके मतलब the electron enter in the 4s and then after enter in the 3d। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है और उसके बाद 3d में जाता है। पॉइंट आता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो बहुत सारे कैरेक्टर शो करते हैं, जैसे ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, सारे ही मेटल होते हैं। ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट दे शो द कैरेक्टरिस्टिक कलर, ये कलर भी शो करते हैं। दे फॉर्म एलॉय, दे शो वेरिएबल वैलेंसी, एंड दे form the interstitial compound, they form the magnetic behavior and so on. There are various factors, these are the specific for the D block element। अब हम अभी आपके सामने ये डिस्कस करेंगे कि D block के एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं। हम आपको सारे ही पॉइंट क्लियर करेंगे हमारे अगले वीडियोस में कि ये कलर क्यों देते हैं, या ये वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करते हैं, एलॉय क्यों बनाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि व्हाई द डी ब्लॉक एलिमेंट दे शो और फॉर्म द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो, हमें याद रखना है कैसे हम इंटरस्टिशियल को एब्रिविएट करेंगे। एब्रिविएट मतलब हम खोल के कैसे समझेंगे। हमें हमेशा सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए और सिंपल लैंग्वेज में ही समझना चाहिए। इंटर मतलब होता है मिड, बीच की जगह। स्टिशियल इज मेड अप फ्रॉम साइट, साइट माने स्थान होता है। इंटरस्टिशियल यानी अगर बीच की जगह पर, लाइक दैट, जैसे आवर फिंगर, हमारे फिंगर में ये जो बीच में गैपिंग है ना, दीज आर द इंटरस्टिशियल, ये पॉइंट कहलाएंगे इंटरस्टिशियल। अब अगर इन बीच की जगह पर कुछ भी ऐड हो जाए, अगर हम एलॉय पढ़ते हैं तो निश्चित है कि मेटल की जो डी ऑर्बिटल है उनके बीच बीच में मेटल के साथ में मिक्सिंग हुई है, तो मेटल मेटल से मिक्स करता है तो एलॉय बनाता है। लेकिन अगर मेटल नॉन मेटल के साथ मिक्सिंग करते हैं, अब नॉन मेटल्स कौन कौन से, जैसे कि कार्बन, जिनके साइज छोटे होंगे वही तो एंट्री ले पाएंगे। तो कार्बन एंट्री ले सकता है, हाइड्रोजन एंट्री लेता है, नाइट्रोजन लेता है और बोरोन। तो ये हमारे पास कुछ छोटे एलिमेंट है जिनके एटॉमिक नंबर कम है, साइज छोटा है। दीज आर एंटर इन द इंटरस्टिशियल साइट। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल साइट। ये जो बीच की जगह बनी है वही है इंटरस्टिशियल साइट। अब अगर इसके अंदर कोई नॉन मेटल जैसे कार्बन है, जैसे बोरोन है या हाइड्रोजन है, अगर ये एंटर कर जाएंगे तो जो नया कंपाउंड बनेगा, दिस इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल
कंपाउंड, उसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब हो गया कि बीच में कोई नॉन मेटल जो स्पेस खाली पड़ी है। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल के साथ एक मेन पॉइंट ये है कि इनकी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होती है। अगर हमने D1 आपको बताया तो इन केस ऑफ स्कैंडियम, स्कैंडियम में क्या है D1, तो D1 का मतलब है अभी भी स्पेस देखिए आपकी 4 स्पेस खाली बची है। अगर टाइटेनियम का केस लेंगे फिर भी हमारे पास स्पेस है, वैनेडियम का केस ले रहे हैं फिर भी स्पेस खाली है, क्रोमियम का केस होगा तो भी स्पेस खाली है। एंड इसके देन आफ्टर मैग्नीज, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25। अब 25 में तो सारे हाफ फिल्ड है, लेकिन अभी आपको हम आगे बताते जाएंगे ये क्या करने लगते हैं। इसके बाद अगर कोई पावरफुल पॉइंट्स आते हैं तो ये पेयरिंग करते हैं, और पेयरिंग करते हैं तो ये वापस फिर से स्पेस बनाते हैं। केवल हर सीरीज में केवल एक एलिमेंट ऐसा आता है आउट ऑफ 10 में से एक एलिमेंट ऐसा आता है जो ट्रांजिशन एलिमेंट के कैरेक्टर शो नहीं करता, जिसमें हमारा एग्जांपल आता है जैसे जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है 30। जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2 and 3d10। 3d10 का मतलब हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जैसा हमें 11th क्लास से भरना सिखाया हुंड ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए आप डी ऑर्बिटल में सारे ही इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के कारण जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट के कैरेक्टर शो नहीं करेगा। क्रोमियम और मरकरी, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं पूरे डी ब्लॉक में जो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कैरेक्टर शो करते हैं, वो ये शो नहीं करते बिकॉज ऑफ द फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि उनकी डी ऑर्बिटल फुल है। बाकी के 9 जो एलिमेंट हर सीरीज में आ रहे हैं वो कैरेक्टर को शो करते हैं। अब कैरेक्टर को शो करते हैं तो अभी मेरे पास मतलब आउट ऑफ 10 9 एलिमेंट्स जो हैं वो कलर शो कर रहे हैं बिकॉज दे possess द अनपेयर्ड और एम्प्टी स्पेस। तो मेन पॉइंट क्या आया? एम्प्टी स्पेस, खाली जगह है, और अगर खाली जगह होगी तो निश्चित है कि वहां पर नॉन मेटल या मेटल फ्यूज होंगे या मिक्स करेंगे। पॉइंट आता है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते कितनी तरीके के हैं? तो 2 तरीके के होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन आर कॉल्ड एज अ स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड्स। स्टोचियोमेट्रिक, स्टोचियो का मतलब ही होता है इफ द कंपोजिशन इज नॉट चेंजेस। अगर डेफिनेट कंपोजिशन है, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, फॉर्मूला एज इट इज है, जैसे आपने देखा 2 3 4 ऐसे हमारे फॉर्मूले बनने में हम लोग यूज करते हैं बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट एंड सो ऑन के लिए। तो इफ द कंपोजिशन इज नॉट चेंजेस देन इट इज कॉल्ड एज अ स्टोचियोमेट्रिक इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड composition fixed, for example FeH2, for example cobalt with hydrogen, nickel with hydrogen NiH2. These are the example of the stoichiometric compounds. The stoichiometric compounds due to this character, इनके पॉइंट के कारण, इनकी मिक्सिंग के कारण जो हमारे मेटल होते हैं उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे वो हार्ड हो जाते हैं। अब सेकेंड टाइप अभी मैं प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगी, लेकिन उसके पहले सेकेंड टाइप बताती हूँ। दिस इज कॉल्ड द नॉन स्टोचियोमेट्रिक इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। एंड इन नॉन स्टोचियोमेट्रिक द कंपोजिशन इज इनडेफिनिट। जैसे हमें मालूम है हाइड्रोजन पूरा ही रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन अगर हाइड्रोजन 1.72, देखिए फॉर्मूला इज चेंजेस, कंपोजिशन इज चेंजेस, कंपोजिशन हमारे इसमें फिक्स नहीं है। टाइटेनियम तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, हाइड्रोजन कितना आ रहा है 1.72। हियर zirconium is the element, ZrH 1.02. So the formula is changes, composition is indefinite. That's why such type of the compounds are called as a non-stoichiometric compounds. Due to these character, इन कैरेक्टर के कारण इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप होती है। जैसे एक आपको एग्जांपल बताएं, एक्चुअल में आयरन के 3 फॉर्म्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। तो कास्ट आयरन इज द, जिसको हम लोग कच्चा लोहा के नाम से जानते हैं। कास्ट आयरन इट्स अ सॉफ्ट बट हियर इन विच द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मोर। कार्बन का परसेंटेज इसमें ज़्यादा होता है। लास्ट 2 ईयर पहले तक आप लोग के कोर्स में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल
यूनिट नंबर 6 में था, लेकिन अभी हमारा जो कोर्स रिवाइज हुआ उसमें से ये चैप्टर रिमूव कर दिया है। और वहाँ पे आपको बताया गया था कि आयरन के 3 फॉर्मों से होते हैं, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टेनलेस स्टील, और जिसको हम लोग एलॉयज के नाम से जानते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये तीनों जो है वो कार्बन की परसेंटेज के बेस पर बनाए गए। कास्ट आयरन you know it is a raw material of the iron. Cast iron get hard due to the presence of carbon atom in interstitial site. If the carbon atom is fixed in the interstitial site, then the cast iron become hard. तो cast iron कैसा हो जाता है? Hard हो जाता है। Due to these they are have high melting and boiling point, इनके melting points ज़्यादा हो जाएंगे, they are hard, ये hard हो जाएंगे, and they retain conductivity, ये conductivity को retain करते हैं, and they are non reactive, और इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। रिएक्टिविटी क्यों हो गई कम? क्योंकि जब मेटल ने नॉन मेटल की एम्प्टी स्पेस में जगह घेर ली तो वो स्टेबल होने लगा, और अगर स्टेबल होने लगेगा तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको सभी को इंटरस्टिशियल कंपाउंड डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों बनाते हैं ये क्लियर हो गया। और इसके बाद हमारे पास चूंकि डी ब्लॉक के अंदर कई सारे कैरेक्टर है, अब हम अपने दूसरे कैरेक्टर के ऊपर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट का सेकेंड पॉइंट आता है कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं। वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट शो द मैग्नेटिक बिहेवियर। जैसा कि हमें मालूम है कि मैग्नेट मतलब अट्रैक्शन टूवर्ड, तो अभी आपने जैसे एग्जांपल में मालूम है कि आयरन के अगर टुकड़े को हम ऊपर रखें और नीचे से सरकाएं तो वो सरकता जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन के अंदर मैग्नेटिक पावर सबसे ज़्यादा होती है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि मैग्नेटिक पावर क्यों ज़्यादा होती है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो तरीके से शो करते हैं, एक डाई मैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक। डाई का मतलब ही होता है, डाई मतलब टू मतलब पेयर्ड। तो इफ द वैलेंस शेल कंटेन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस शेल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, देन इट डू नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड द मैग्नेट, तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, इसके मतलब दीज आर कॉल्ड द डाई मैग्नेटिक। एंड सेकेंड टाइप आर कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक। Maximum transition elements are paramagnetic in nature because they contain the unpaired electron, क्योंकि उनके अंदर unpaired electron है, and unpaired electron has tendency to attract toward the magnet, और वो इलेक्ट्रॉन ये चाहते हैं कि मैं अट्रैक्ट करूं मैग्नेट से और पेयरिंग को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाऊं। तो इसलिए अगर वैलेंस ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेंगे एंड अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट। मैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड करता है कि उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी ज्यादा होगा। लाइक दैट एक एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। इन केस ऑफ द आयरन, Fe, आयरन के दो फॉर्म होते हैं, फेरस और फेरिक। फेरस मतलब Fe2+ और फेरिक मीन्स Fe3+। इन केस ऑफ द फेरिक Fe3+, द वैलेंस ऑर्बिट कंटेन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 अनपेयर्ड। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5। So mu is equal to under root 5, 5 plus 2, that means 7 into 5, 7 5 is 35, and the value of the mu is equal to 5.9 bm. So greater the number of unpaired electron, greater is their magnetic behavior. Some examples like that in case of the scandium, मान लीजिए हम स्कैंडियम का केस ले ले। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 4s2, then 3d1, 3d1. Scandium has tendency to lose 3 electron. Scandium 3 electron को lose करता है. After losing 3 electron, then all the electrons are paired.
सारे इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे हो जाएंगे 3s2 एंड 3p6 एंड 4s भी 0 हो गया और 3d भी 0. Therefore, all the electrons in the p orbitals are paired or stable. That's why the Sc3 plus it do not show the magnetic behavior. Thank you for watching my video.